गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास का चैप्टर शुरू करेंगे, सम्मिश्र संख्याएं। बिल्कुल नया है, आपने बिल्कुल इनको नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। बिल्कुल नया है। तो सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं? तो सबसे पहले परिभाषा, अभी मैं इसमें सब समझाऊंगा जो जो काम में आ रहा है। a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं, a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इसे z या c से दर्शाते हैं। अच्छी किताबों में z से ही दर्शाते हैं, है ना। c तो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए c से दर्शा देते हैं। इसका मतलब है z बराबर a प्लस आयोटा बी। अब इसमें तीन बातें काम आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ a क्या होता है? तो यहाँ a क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। b क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। इसको रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसलिए आर ई जेड से दर्शाते हैं। इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसलिए आई एम जेड से दर्शाते हैं। तो कभी कभी वो बोलता नहीं है, वो सीधा बोलता है आर ई जेड निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो हमसे जेड का वास्तविक भाग पूछ रहा है। अब ये जो आयोटा, इसको आई को क्या पढ़ते हैं? आयोटा, आई ओ टी ए, आयोटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। तो अब देखो वर्गमूल में माइनस। अब यहाँ पर आपको 10th क्लास की संख्याओं का ज्ञान हो। आपने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं पढ़ी, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। आपने पूर्णांक पढ़े, इंटीजर, +-1 +-2, जीरो भी आता है, 0 +-1 +-2 +-, ऐसे चलता है। वास्तविक संख्याएं पढ़ी आपने, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं परिमेय कहलाती है। अपरिमेय रूट वाली संख्याएं अपरिमेय होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √2, √3, √5, √6। तो अब एक नाम और आता है काल्पनिक। तो काल्पनिक आपको 10वीं तक आपने एक आध बार काम में लिया है पर आपको याद नहीं रहता। मैं बताता हूँ आपको। वर्गमूल में इंपॉर्टेंट बात क्या है अब कि काल्पनिक संख्याएं सबको आना जरूरी है क्योंकि ये पूरा चैप्टर काल्पनिक है। काल्पनिक संख्याएं वर्गमूल में ऋणात्मक, वर्गमूल में ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक कहलाती हैं। जैसे √-1, √-2, √-5, कुछ भी लिखो आप, रूट में माइनस आया मतलब काल्पनिक। तो √-1 को आयोटा से दर्शाते हैं। तो आज हम बिल्कुल पहले सबसे पहले आयोटा ही सीखेंगे पूरा, ठीक है। तो अब बस एक बार मैं 1 2 इसके उदाहरण ले लूँ जल्दी से। जैसे 2 + 3 आयोटा, तो आपको ये पता चले कि 2 तो क्या है? सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और 3 क्या है? काल्पनिक भाग। ये काल्पनिक भाग क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये काल्पनिक से गुणा हो रहा है आयोटा से। वैसे तो 3 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि 3 काल्पनिक है। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि 3 जो है वो सम्मिश्र संख्या z का काल्पनिक भाग है। वास्तविक भाग कितना है? 2। तो जिससे आयोटा गुणा नहीं हो रहा वो वास्तविक भाग है, जिससे आयोटा गुणा हो रहा है वो काल्पनिक भाग है, ठीक है। और आयोटा क्या होता है? एक काल्पनिक संख्या है, √-1, ठीक। चलो और एक और उदाहरण देखते हैं। अब ये परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं, क्या परिभाषा लिखाई थी मैंने? a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, जिसे z से दर्शाते हैं। थोड़ा सा अभी मैं आयोटा की जानकारी देता हूँ, 2 मिनट। जैसे एग्जाम्पल आया 5 + 2 आयोटा, तो यहाँ वास्तविक भाग कितना है इसका? 5। काल्पनिक भाग कितना है इसका? 2 काल्पनिक भाग क्यों कहला रहा है? आप समझ आ गया? क्योंकि ये आयोटा से गुणा हो रहा है, एक काल्पनिक संख्या से गुणा हो रहा है ना 2, इसलिए क्या कहलाता है? काल्पनिक भाग, ठीक है। फिर आता है किसका उदाहरण? 7 + 3 आयोटा, तो इसका वास्तविक भाग कितना है? 7। काल्पनिक भाग कितना है? 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मुझसे पूछता है 5, क्या 5 एक सम्मिश्र संख्या है? तो मुझे इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए।
परिभाषा क्या बताई मैंने, a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो मुझसे सवाल पूछा गया है कि क्या 5 एक सम्मिश्र संख्या है, तो 10वीं तक मैंने पढ़ा कि 5 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या मैं 5 को 5 प्लस 0 आयोटा नहीं लिख सकता? बताओ इन दोनों में कोई अंतर है क्या? ये भी 5 ही है, ये भी 5 ही है, तो लिख सकते हैं ना। तो इस उदाहरण से मुझे क्या पता चलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या भी सम्मिश्र संख्या होती है। इसका वास्तविक भाग कितना है, 5, काल्पनिक भाग कितना है इसका, 0। क्या 7/2 एक सम्मिश्र संख्या है? बिल्कुल है। कैसे? ऐसे। वास्तविक भाग कितना है, 7/2, काल्पनिक भाग कितना है, 0। तो इन उदाहरण से मुझे पता चल गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या भी सम्मिश्र संख्या होती है। तो 10वीं तक मेरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती थी, वास्तविक। लेकिन यहाँ 11th में आते ही सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सम्मिश्र संख्याएं। a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक प्रत्येक वास्तविक संख्या भी सम्मिश्र संख्या हो गई ना, और काल्पनिक तो होगी सही। 2 आयोटा लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 0 प्लस 2 आयोटा? तो इसका वास्तविक भाग कितना है, 0। इसका काल्पनिक भाग कितना है, 2। तो इन दोनों उदाहरण में काल्पनिक भाग 0 है, तो ये क्या कहलाती है, पूर्णतया वास्तविक। और इस उदाहरण में वास्तविक भाग 0 है, तो ये क्या कहलाती है, पूर्णतया काल्पनिक। यानी कि जिन सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग 0 होता है वो पूर्णतया काल्पनिक होती हैं, जिन सम्मिश्र संख्याओं का काल्पनिक भाग 0 होता है वो पूर्णतया वास्तविक होती हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि सम्मिश्र संख्याएं 2 भागों से मिलकर बनती है, वास्तविक और काल्पनिक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों भाग एक साथ हों। ये उदाहरण रहे आपके सामने, इसमें दोनों भाग नहीं है, इसमें केवल वास्तविक भाग है, इसमें केवल काल्पनिक भाग है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, निष्कर्ष, कि पूरे ब्रह्मांड में स्थित सभी संख्याएं क्या है, सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक भी आ गई और काल्पनिक भी आ गई, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। चलो, तो अब हम आज आयोटा की जानकारी ले लेते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, आयोटा की वैल्यू √-1। जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे, जैसे हम वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा। जहाँ आयोटा लिख रहा है आपको पता हो, आयोटा की जगह तो आयोटा ही लिखते हैं, उसकी जगह √-1 नहीं लिखते। लेकिन आयोटा स्क्वायर जहाँ भी नज़र आएगा उसकी जगह क्या लिखोगे आप, -1। फिर आया आयोटा क्यूब। अब घातांक नियम आपको याद हो 10वीं के, क्या मैं इस 3 को 2 + 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। फिर हमें एक रूल पता हो, घातांक नियम के 2 रूल तो बहुत काम आते हैं। आधार समान हो गुणा के समय तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। बराबर लग रहा है तो दोनों तरफ से आना चाहिए, इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, इसको ऐसे लिखना आना चाहिए। और एक m होल पावर n हो तो ये दोनों गुणा में होती हैं x की पावर mn। इसका मतलब है इनको अंदर बाहर किया जा सकता है, n को अंदर कर दूँ, m को बाहर। तो ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है गणित के लिए, क्योंकि गुणा है 2 × 3 भी 6, 3 × 2 भी 6, तो आपस में इंटरचेंज किया सकता है, इनको इधर ले जा सकता है, m को उधर ले जा सकता है। तो ये दोनों बिल्कुल है, इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, इसको ऐसे लिखना आना चाहिए। जब जैसी ज़रूरत हो वैसा काम कर लेना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला रूल काम आ रहा है, इधर से घातें जुड़ रही हैं, तो क्या मैं इसको अलग अलग नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जब भी माइनस में मान रखो, ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे तो कभी भी चिन्हों की गलती नहीं होगी, यानी कि ओवरऑल क्या आया, माइनस आयोटा। तो आपको ये भी डायरेक्ट याद करना है, मैंने बता दिया कैसे आया, पर आपको डायरेक्ट याद करना है कि आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा। और एक लास्ट आता है आयोटा 4 को भी हम ऐसे लिख लेंगे 2 + 2, इसको भी अलग लिखेंगे 2 2, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, तो ओवरऑल क्या आया, 1। तो अब हमें आयोटा 4 तक की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। आयोटा का मान √-1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और आयोटा 4 का मान 1। इतना याद कर लो, ठीक है। अब मैं आपको आगे के मान निकालना सिखाता हूँ। अब जैसा आया मेरे पास सवाल, आयोटा 5 की वैल्यू याद करो। अब मुझे 4 तक तो याद है, तो मैं क्या करूँगा, 4 + 1 लिख दूँगा। फिर वही घातांक नियम से अलग अलग किया, इसका मान 1 है ही सही, तो ओवरऑल आंसर कितना आया, आयोटा। तो आयोटा 5 का मतलब कितना हुआ, आयोटा। फिर आयोटा 6 की वैल्यू पूछी, तो हम क्या लिखेंगे, 6 को 4 + 2 लिख सकते हैं। फिर अलग अलग किया, 4 और 2,
4 का मान तो 1 है, अभी अभी हमने सिद्ध किया। इसका मान -1, अभी थोड़ी देर से लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, यानी कि 6 की जगह क्या आया 2। हाँ, इसका मान मुझे याद है, वो मैं रख दूंगा बाद में। फिर आया आयोटा 7 को 4 + 3, 4 अलग 3 अलग, 4 का मान तो 1 है ही सही, तो आंसर कितना आया आयोटा क्यूब। अब इसका मान आपको याद होना चाहिए माइनस आयोटा, वो आप रख दोगे। और लास्ट आया आयोटा 8, तो 8 को मैं 4 + 4 लिख दूंगा, 4 अलग, ये 4 अलग, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो कितनी आई 1। यानी कि आयोटा 4 का मान 1 आया था, तो आयोटा 8 का भी मान 1 आया। लेकिन अब मैं इसको इस तरीके से ना करके देखना ध्यान से, ये जो 8 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं 4 × 2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। घातक नियम मैंने अभी बताया था आपको, 4 को अंदर करके 2 को बाहर नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 को कितनी बार भी गुणा किया जाए 1। अब इस तरीके से करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे मुझे अब 12 निकालना, तो 12 को मैं क्या करूँगा 4 × 3 लिख लूँगा, 4 अंदर 3 बाहर लिख सकता हूँ। आयोटा 4 की वैल्यू 1 अभी सिद्ध कराई थी, तो कितना आंसर आया 1। आयोटा की पावर 8 की वैल्यू 16 की करते हैं, आओ 16 को क्या लिखा 4 × 4, 4 अंदर 4 बाहर, 1 की पावर 4, कितना आया 1। देखो आप उदाहरण ध्यान से समझो, ये 8 का मान भी 1, 12 का मान भी 1, 16 का मान भी 1, ऐसे ही चलो एक 64 लेते हैं, आओ 64 लिया, तो 16 × 4 लिख सकता हूँ, 4 अंदर 16 बाहर, 1 की पावर 16, कितना आया 1। यानी कि इन सब उदाहरण से मुझे एक बात नोट करनी चाहिए कि जिसमें 4 का पूरा भाग जा रहा, उसका मान 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कितने सारे उदाहरण करें, आयोटा 4 का मान 1, 8 का मान 1, 12 का मान 1, 16 का मान 1, 64 का मान। क्लियर है? तो ध्यान से एक नोट क्या समझ आया कि जिस घात में 4 का पूरा भाग जाएगा, उसका मान कितना होगा 1। अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ 65, मुझसे पूछा आयोटा 65 का मान बताओ, तो अब मेरे को ऐसे लिख लूँगा 64 + 1 लिख लूँ। अभी मेरे को पता चल गया 64 का मान 1 है, इसको अलग कर लो 64 और 1। अभी 64 ये तुम्हारे सामने उदाहरण हो रहा है, 64 बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट हटा दूँ इसको 1, तो आंसर कितना आया आयोटा की पावर 1। अगर मेरे से 66 पूछा जाए, तो मैं 64 + 2 लिख सकता हूँ क्या, 64 अलग 2 अलग, इसका मान 1, तो आंसर कितना है आयोटा की पावर 2। उसका मान मुझे याद है -1, वो मैं बाद में रख दूँगा। मेरे से पूछा 67, फिर वही 64 + 3, 64 अलग 3 अलग, गुणा 64 का मान 1 रख दो, तो आंसर कितना है आयोटा क्यू। वो मुझे मान याद है, बाद में रख दूंगा, मेन तो यहाँ समझो आप। अगर मैं 68 लूँ, तो वापस से अब 4 का पूरा भाग जाएगा, तो 17 × 4 लिख लूँगा, 4 अंदर 17 बाहर, 1 की पावर 17, 1 आंसर। इन सब उदाहरण से अब मैं एक नोट बोल रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल लिखना है। सबसे पहली बात क्या है कि अब अपन निष्कर्ष क्या करते हैं। हमने इतने सारे उदाहरण करे, निष्कर्ष क्या निकाला? तो निष्कर्ष क्या निकाला कि जब भी आयोटा की घात का मान आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, सर्वप्रथम घात में 4 का भाग दोगे। 4 का भाग देने पर आपके सामने 4 सिचुएशन आएगी। 4 मैंने सबके उदाहरण लिख रखे हैं, 4 सिचुएशन आएगी। या तो 4 का पूरा भाग चला जाएगा, ये रहा सवाल, पूरा भाग चला जाएगा, तो घात कितनी बचेगी 0, ठीक है। और किसी की भी घात 0 क्या होती है 1, तो आंसर कितना आएगा 1। ये रहा 2 उदाहरण, इसमें भी 4 का पूरा भाग जाएगा, तो आंसर 1। या फिर आपके पास शेषफल 1 बचेगा, जैसे 65, 64 हट गया, 1 बचा, तो आयोटा की घात 1 आंसर। या शेषफल 2 बचेगा, 66, तो आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 10 लो, 8 में पूरा चला जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा 2, तो उसका ठीक है। या फिर शेषफल क्या बचेगा 3, 67, शेषफल 3 बचेगा, तो आयोटा की पावर 3 आंसर। उसका मान मुझे याद है माइनस आयोटा, में बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अब आई समझ में, शेषफल 4 तो बचेगा नहीं, पूरा भाग चला जाएगा। तो अब नोट क्या निकालना है कि सर्वप्रथम जब भी आयोटा की घात का मान पूछा जाए, अपन उसमें 4 का भाग देंगे। यदि भाग पूरा चला गया, तो 1 आंसर। अगर शेषफल 1 बचा, तो आयोटा की पावर 1 आंसर। शेषफल 2 बचा, तो आयोटा की पावर 2 आंसर। शेषफल 3 बचा, तो आयोटा की पावर 3 आंसर। क्लियर है? तो नोट क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम आयोटा की घात का मान ज्ञात करने पर
उसमें सर्वप्रथम 4 का भाग देते हैं, इसके पश्चात जो शेषफल प्राप्त होता है उसे आयोटा की घात में लिखकर आंसर प्राप्त करते हैं। शेषफल 3 बचा तो आयोटा की पावर 3 आंसर, उसका मान आपको बाद में याद हो माइनस आयोटा रख देंगे। शेषफल 2 बचा तो आयोटा की पावर 2 आंसर, उसका मान आपको याद है -1 रख देंगे बाद में। क्लियर है? 1 बचेगा तो आयोटा की पावर 1 आंसर। ठीक है, चलो तो ये आयोटा की मान घात का मान निकालना सीखा। एक और लास्ट आपको याद करना है, 1 आयोटा का मान ज्ञात करो। बस आपको मैंने याद करने की क्या बोली, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और आयोटा 4 का मान 1 और 1 ये याद करना। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब भिन्नों में ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही आप -1 रखोगे तो आंसर कितना आया, माइनस आयोटा। तो ये आपको याद करना है, 1 आयोटा का मान माइनस आयोटा होता है। कैसे काम आएगा, जब घात नेगेटिव आएगी। जैसे मुझसे पूछेगा -34 का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले घात को नीचे लाके पॉजिटिव बनाओगे। माइनस है ना, नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा। फिर वही काम, सर्वप्रथम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। हमें पता है 32 में चला जाता है तो शेषफल कितने बचेंगे, 2, तो ये 2 लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर का मान तो आपको याद ही है -1, तो आंसर कितना आ गया, -1। क्लियर है? शेषफल 3 बचता तो माइनस आयोटा लिख लेते, फिर तब काम आता है ये। चलो मैं एक बार 3 वाला भी लेता हूँ उदाहरण। आओ तो ये याद करना है, 1 आयोटा का मान माइनस आयोटा। चलो एक मैं शेषफल 3 वाला लेता हूँ। मुझसे पूछा आयोटा की पावर -43 का मान ज्ञात करो, तो मैं सबसे पहले नीचे ला के इसको प्लस बनाऊँगा। फिर मुझे पता है 40 में भाग चल जाता है 4 का पूरा, तो शेषफल बचेंगे 3। तो जब 3 बचता है ना तो थोड़ा ध्यान से करना है। अब अपने को मैंने बता दिया, अब आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये रख देंगे माइनस आयोटा। अब ध्यान से चलना, पहले इस माइनस को ऐसे लिख लो, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। अब 1 आयोटा का मान आपको याद होना चाहिए, बता ही दिया मैंने माइनस आयोटा, तो ये आंसर क्या आ गया, प्लस आयोटा। क्लियर है? तो बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, ध्यान से चलना, इस माइनस को भूल जाते हैं बच्चे, तो ये माइनस वही है। अब 1 आयोटा का मान माइनस है, तो घात का मान निकालना आ गया। एक मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट और बता देता हूँ। वो क्या करता है मेरे से, कभी कभी ऐसे बना, एक उदाहरण देगा और ऐसे घाते लिखता जाएगा, 4 2 5 1 2 3 1 4 2 1, कुछ भी लिख देगा और बोले इसका मान बताओ। तो मैं इसका मान आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ कि आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा आंसर आएगा। जबकि अभी मैंने देखो आपके सामने बिना सोचे लिखा, तो मैंने 1 मिनट में बता दिया, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक नोट याद है। ठीक है, देखो आया ना माइनस आयोटा। अब देखना मैं करके बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले 42 में दिया तो 40 में गया, 2 बचे 2 इधर लिए 25, 24 में गया 1 बचा 1 इधर लिए 11, 8 में गया 3 बचा 3 इधर लिए 33 हो गए, 32 में गया 1 बचा 1 इधर 12 से मिला 2 से तो 12 हो गए, पूरा चला गया। फिर ये लिए 40 में चला गया 3 बचे 3 इधर लिए 31, 28 में गया 3 बचे 3 इधर लिए 32 में पूरा चला गया, तो शेषफल 3 बचा ना 3। तो मैंने तो डायरेक्ट पहले ही लिख लिया था बिना भाग दिए। क्यों? मैं आपको भी नोट बताता हूँ, याद रखना, जब भी आपसे आयोटा की घात का मान पूछा जाए आखिरी के 2 अक्षर में दे लिया करो 4 का भाग। जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाता है, उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। तो आखिरी की 2 में दे लो 23, 20 में जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, 3। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया था। आप समझ आई? कितनी भी बड़ी घात पूछी हो आपसे तो आखिरी के 2 अक्षर में दे लो, जो शेषफल बचे वो लिख दो आयोटा की घात में, आंसर। पहली नोट है ना, आ गया समझ में? तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस आयोटा। एक दूसरा नोट और है कि देखो, जैसे मैंने लिया आयोटा की पावर, कहीं से भी लो आप, जहाँ से बोलो मैं वहाँ से लिख देता हूँ। 27 से लिखते हैं, 28, 29 और 30। ये मुझसे पूछा का मान बताओ, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 0। सॉल्व ही नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे एक और नोट याद है। क्या नोट है वो आप भी याद कर लो, कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा 0 होता है। 4 क्रम से जुड़ी हुई होनी चाहिए, 0 होता है। देखो अब मैं करके बताता हूँ, आओ, है ना। 27 24 में भाग जाता है, कितना बचेगा, 3। 28 में पूरा भाग चला गया, 29 में 28 में गया 1 बचा, 30 में 2 बचा। यही बचेंगे चारों हमेशा। तो आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 से +1 कटेगा, आयोटा से माइनस आयोटा। क्लियर है? तो आप क्या याद करोगे, 2 नोट मैंने क्या बोले,
एक तो आयोटा की घात का मान जब भी पूछा जाए अंतिम 2 अंकों में दे लो, जो शेषफल बचे वो लिख लो आयोटा की पावर में, वो आंसर। दूसरा, आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा 0 होता है। तो आज से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया है। परिभाषा आपको केवल याद करनी है कि a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे ये वास्तविक भाग होता है, ये काल्पनिक भाग होता है। ये काल्पनिक भाग क्यों होता है? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या से गुणा हो रहा है आयोटा से, इसलिए काल्पनिक भाग कहलाएगा। फिर मैंने उदाहरण बताया आपको 2, क्या 2 एक सम्मिश्र संख्या है? बिल्कुल है। वो पूछे कैसे, तो आप बोलोगे ऐसे, 2 को 2 + 0 आयोटा के रूप में लिखा जा सकता है। इसका वास्तविक भाग 2 है, काल्पनिक भाग 0 है। इस उदाहरण से पता चला हमें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या भी सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या 2 भागों से मिलकर बनती है, वास्तविक और काल्पनिक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों भाग एक साथ हों। जिसमें काल्पनिक भाग नहीं होता वो पूर्णतया वास्तविक कहलाती है, जिसमें वास्तविक भाग नहीं होता वो पूर्णतया काल्पनिक कहलाती है। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे सीखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।